प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रवक्ता एचआरडी इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर, आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले लेक्चर में फास्फोरस के यौगिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का अध्ययन कर लिया था। आज के टर्न में हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से एक्सेस में अधिकता में क्लोरीन रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। अगर हम और दूसरी विधि से भी बनाना चाहें तो फास्फोरस को क्लोरीन की अधिकता में रिएक्शन कराने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके गुण के ऊपर आते हैं। यह रंगहीन तीक्ष्ण रंग वाला ठोस पदार्थ होता है। अगर रखा रहता है और उसमें कुछ अशुद्धता होती है तो हल्का सा पीले रंग का दिखने लगता है। अब उसके कुछ रासायनिक गुणों के ऊपर आते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जल के साथ बहुत शीघ्रता से तीव्रता से रिएक्शन करता है और फास्फोरिल क्लोराइड HCl बनाता है। PCl5 प्लस H2O POCl3 प्लस HCl। अगर हम जल अधिकता में ले लेते हैं तो फास्फोरिल क्लोराइड की जगह पर फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें देख रहे हैं PCl5 प्लस 4H2O एक्सेस में अधिकता में लिया है। H3PO4 प्लस 5HCl। इसी प्रकार से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड से PCl5 रिएक्शन करके सल्फ्यूरल क्लोराइड बनाता है। सल्फ्यूरल क्लोराइड, इसके विषय में थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दें। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में इस तरीके से उसको लिख सकते हैं H2SO4 को। यहाँ आप देखें, इसमें दो OH लगे हुए हैं। ये दोनों OH को PCl5 प्रतिस्थापित कर देता है। कल के टर्म में जब हम आपको PCl3 पढ़ा रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि PCl3 और PCl5 दोनों ही OH, COOH से OH और फिनाल का OH, वो तीनों को Cl द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखें दो OH लगे हुए हैं तो दोनों को प्रतिस्थापित कर देता है और सल्फ्यूरल क्लोराइड बन जाता है। इसी प्रकार से PCl5 जो धातुएं होती हैं उनके साथ भी रिएक्शन करके उनके धातु क्लोराइड बनाता है। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से एक मैंने एग्जाम्पल लिया है कि सिल्वर प्लस PCl5, 2 सिल्वर यहाँ लेना होगा, 2 सिल्वर प्लस PCl5, 2 AgCl प्लस PCl3। अब यहीं पर हम आपको अल्कोहल, फिनॉल और एसिड्स, जैसे कि कल हमने रिएक्शन आपको PCl3 में बताया था उसको भी बता देते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप है OH, तो PCl5 इससे रिएक्शन करके इसके OH को प्रतिस्थापित करें। OH की जगह Cl आ गया प्लस फास्फोरिल क्लोराइड प्लस, अब आप देखिए तीन क्लोरीन एटम यहाँ यूज हो गया है, एक यहाँ यूज हो गया, एक बचा हुआ है। इस हाइड्रोजन के साथ में HCl बना लेगा। इसी प्रकार से अगर हम एसिड को लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड C++OH, सामान्य ढंग से इसको हम COOH ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख लेते हैं COOH। PCl5 ठीक उसी तरीके से जैसे कि यहाँ OH को प्रतिस्थापित किया है, अब यहाँ
OH की जगह Cl आ गया, ये एसिड हैलाइड बन गए और साथ में POCl3 प्लस HCl। इसी तरीके से अगर हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल, अब आप देखें फिनॉल में भी, इसमें भी बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ है, तो ठीक यही रिएक्शन यहां भी होगी। PCl5 क्या करेगा, OH को हटाकर Cl ले आएगा, शेष जो प्रोडक्ट बनेंगे वो फास्फोरिल क्लोराइड और HCl बनेगा। तो आपने देखा कि PCl3 की भांति ही PCl5 भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स और फिनॉल के ऊपर रिएक्शन करके उनके क्लोरीन डेरिवेटिव बनाता है। अब इसके उपयोग पे आते हैं। अभी आपको मैंने बताया अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल्स के क्लोराइड बनाएगा, OH को Cl से प्रतिस्थापित कर देगा। OH की मात्रात्मक निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब PCl5 की संरचना पर आते हैं। इसमें फास्फोरस एटम sp3 संकरित होता है। ये सारी चीजें आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वहां पर भी इसको आपको पढ़ाया गया था। इसकी जो आकृति होती है वो आप देखें त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन परमाणु एक त्रिकोण में लगे होते हैं, एक ही तल में। अब उसके अतिरिक्त जो 2 क्लोरीन परमाणु हैं वो उसके तल के एक ऊपर की तरफ है, एक उसमें नीचे की तरफ है। मतलब त्रिकोण में 120 डिग्री का एंगल होगा और ऊपर और नीचे वाले मान में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस प्रकार से जो फास्फोरस के जो डेरिवेटिव हैं, उनके यौगिक हैं, उनका पार्ट समाप्त हो जाता है। अब हमारे इस पार्ट में 2 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें फास्फोरस के ऑक्सीजन, उनकी केवल संरचना ही हमको समझनी है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उनकी संरचना। तो सबसे पहले हम फास्फोरस के ऑक्सीजन लेते हैं। इसमें आप देखें ये संरचनाएं हमने कुछ बना रखी हैं। सबसे पहले आप देखें हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड में यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन के ऊपर मैंने सर्किल लगा रखा है और इधर वर्गाकार हमने आकृति बना रखी है। इसको विभेद करने के लिए हमने किया है। देखिए जितने भी अम्ल हैं जो फास्फोरस से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, वो अम्लीय प्रकृति के नहीं होंगे। जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ पर O से जुड़ा हुआ H केवल 1 है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। दूसरी तरफ जो सर्किल में मैंने बना रखे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन ये अपचायक को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमने राइट साइड में इसको लिख रखा है, सर्किल वाला जो हाइड्रोजन है वो अपचायक की भाग कार्य करेगा। ये हाइड्रोजन जितने धातु लवण होते हैं उनको अपचयित करने के काम आता है। और जो वर्गाकार बॉक्स में जिसको OH को हमने बंद कर रखा है, वो हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उसी से उसकी क्षारकता पता चलती है। अब आप देखें ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, यहाँ पर आप नजर डालेंगे एक हाइड्रोजन सर्किल में है, इसका मतलब ये अपचायक को प्रदर्शित करेगा। 2 OH यहाँ पर हमने वर्गाकार बॉक्स में बंद कर रखे हैं। OH का मतलब ये वाले दोनों हाइड्रोजन अम्ल की तरीके से व्यवहार करेंगे, इसका मतलब इसकी क्षारकता 2 हो गई। अब पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, इस फास्फोरस एसिड के 2 अणुओं को गर्म करने से उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तब ये पायरोफॉस्फोरस एसिड बन जाता है। इसमें आप देखें बॉक्स में 2 OH हैं, यानी इसकी क्षारकता 2 है। 2 हाइड्रोजन अम्ल की तरीके से व्यवहार करेंगे, H+ की तरीके से निकलेंगे, और 2 हाइड्रोजन सर्किल में है, यानी ये दोनों हाइड्रोजन अपचायक की तरीके से व्यवहार करेंगे, जैसा कि मैंने वहां आपको पहले बता रखा है। अब इसके आगे हम आपको दूसरे
जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी संरचना हम आपको बताते हैं। अभी आपने फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड्स को देखा था, उनकी संरचनाएं देखी आपने, उसकी क्षारकता देखी। अब आप देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इस संरचना में आप देखेंगे तो यहाँ पर फास्फोरस से कोई जुड़ा हुआ डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है, सारे OH जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसकी क्षारकता 3 हो गई और इसमें अपचायक गुण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस से जुड़ा हुआ सीधा कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगली संरचना पर आते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। इसमें भी आप देखें इस फास्फोरस से डायरेक्ट कोई जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये भी अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ देखें ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ पर उसके ये 3 अणु जुड़ करके एक ट्राइमर, ये साइक्लिक ट्राइमर बना लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे साइक्लिक ट्राइमर में यहाँ 3 OH ग्रुप आपको नजर आएंगे, तो इसकी क्षारकता 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये श्रृंखला में भी जुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात बहुलक बना लेता है। तो इसको हम पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं और ये इस तरीके से श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। जो फास्फोरिक एसिड है, अगर फास्फोरिक एसिड के 2 अणुओं को गर्म कर दिया जाए तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तब 2 यूनिट आपस में जुड़ गई। ये ऑक्सीजन से लेके 2 यूनिट एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अब चूंकि एक OH इधर से एक OH इधर से, दोनों आपस में H2O को त्याग देते हैं, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो अब OH की जो संख्या है, इस वाले फास्फोरस के साथ 2, इधर वाले फास्फोरस के साथ 2, इसका मतलब इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड की क्षारकता 4 होगी। इसमें भी फास्फोरस से जुड़ा हुआ सीधा कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी अपचायक प्रकृति नहीं होगी। अब इसके बाद में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की संरचना पर नजर डालते हैं। इसकी भी सिर्फ हम लोगों को संरचना पढ़नी है और इसमें कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स हैं उसमें देखें, पहला देखिए N2O। N2O देखिए 2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसमें ऑक्सीजन को डोनेट कर रेखीय संरचना में है। NO नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर देखें गैसीय माध्यम में या नाइट्रोजन के ऊपर आप देखें एक अकेला इलेक्ट्रॉन आपको अलग दिखाया जा रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन। इसके कारण से इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन यह NO गैसीय अवस्था में तो रहता है, लेकिन इसका स्थायित्व नहीं होता है, इसलिए डायमर बना लेता है। मतलब 2 अणु एक साथ जुड़ जाते हैं। तो देखिए 2 अणु जुड़ेंगे इस तरीके से आयताकार संरचना में जुड़े रहते हैं। अब यहाँ देखें, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में जब जुड़ गए डबल हो जाएंगे, तब ये प्रचुंबकीय हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें NO2, यहाँ देखें नाइट्रोजन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी डायमर के रूप में रहता है। 2 अणु आपस में जुड़ करके रहते हैं जिससे कि ये स्थायी हो जाए। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इस अवस्था में ये अनुचुंबकीय होगा। ये देखिए इसमें कोण बना हुआ है, तो ये कोणीय संरचना इसकी है। जब ये दोनों 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो एक साथ जुड़ जाने के कारण बिल्कुल ये समतल अवस्था में ऐसे आ जाते हैं, इसलिए समतलीय है। अब दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें प्रयुक्त हो जाएंगे, इसलिए अनुचुंबकीय जगह पर ये अप्रचुंबकीय हो जाएगा। अंतिम संरचना ये N2O5 की है। इसमें आप देखें कि 2 NO2 बीच में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इसकी संरचना, ये भी संरचना इसकी समतलीय होती है। तो इस प्रकार से आपने इस नाइट्रोजन परिवार का आखिरी टॉपिक आपने देख लिया, जिनमें केवल संरचनाएं बननी थी, फास्फोरस के ऑक्सीयम और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की संरचना।
पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग नंबर 15 के समाप्त हो जाने के बाद अब हम लोग वर्ग नंबर 16 प्रारंभ करेंगे, जिसको हम लोग ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। अब आप देखिए कि वर्ग नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर्मोनियम, इतने इसमें तत्व उपस्थित होते हैं। जब हमने पी ब्लॉक के तत्वों का प्रारंभ किया था, आवर्त सारणी की स्थिति तभी आपको मैंने समझा दी थी। अब 16 नंबर में इतने तत्वों का सबसे पहले हम लोग उनका जो जनरल डिस्कशन है उसको देखते हैं। वर्ग संख्या 16 के तत्वों को हम लोग कैल्कोजन भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? इनमें ऐश बनाने वाले तत्व होते हैं। ऐश बनाने वाले तत्वों में हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ये दो तत्व ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रकार के अयस्कों का निर्माण करते हैं। इसलिए चूंकि ये जो कॉपर के खनिज होते हैं उनके साथ इनकी उपस्थिति होती है, उसी से इसका नाम कैल्कोजन पड़ा है। अब इसकी उपस्थिति हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन इस प्रकृति में इस वर्ग के अंदर जितने भी तत्व होते हैं तुलनात्मक उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। वायुमंडल में गैसीय अवस्था में 21% लगभग होती है, और जो अर्धकृष्ण है, जमीन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, उनमें लगभग 46.6% इसका कंट्रीब्यूशन, इसकी हिस्सेदारी होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जमीन के अंदर जो अर्थ क्लस्टर्स में ऑक्साइड, कार्बोनेट्स या दूसरे रूपों में बहुत ज्यादा ऐश उपस्थित होते हैं। सल्फर की प्रतिशत बहुत कम है, लगभग 0.1% की मात्रा होती है। और वे जो खनिज होते हैं, ऐश होते हैं, उस रूप में पाए जाते हैं। सेलेनियम और टेलुरियम ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हैं। वो भी जो धातु के ऐश होते हैं उनमें केवल सूक्ष्म मात्रा में है, इसकी बहुत ज्यादा प्रचुरता नहीं होती है। पोलोनियम और लिवर्मोनियम ये दोनों ही तत्व रेडियो एक्टिव विघटन से बनते हैं, इसलिए प्रकृति में इनकी पाए जाने की कोई चांस नहीं है, कोई इनका प्रश्न नहीं उठता है। रेडियो एक्टिव विघटन से इनको प्राप्त करते हैं। अब इनके सामान्य गुणों के ऊपर हम आते हैं। तो सबसे पहले इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इनकी संयोजी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके p कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब इनकी हम भौतिक अवस्था पे नजर डालते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इसके अलावा जितने भी तत्व हैं, सल्फर से लेकर के पोलोनियम तक, सारे ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। अब इसमें धात्विक और अधात्विक गुण का हम परीक्षण करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर ये दोनों अधातुएं हैं। सेलेनियम, टेलुरियम में उपधातु का लक्षण पाया जाता है। वैसे टेलुरियम में धात्विक गुण की कुछ मात्रा अधिक होती है, लेकिन अधात्विक गुण भी होता है। पोलोनियम और लिवर्मोनियम ये दोनों रेडियोएक्टिव तत्व हैं, विघटन से बने हैं, और ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इनके हम लोग आणविक अवस्था पे नजर डालते हैं। ऑक्सीजन द्विआण्विक होता है, O2 के रूप में पाया जाता है। सल्फर, सेलेनियम इनकी आणविक अवस्था S8 होती है, Se8 होती है। बाकी सभी की संरचना बहुत जटिल होती है, इसलिए उनको यहाँ पर हमने प्रदर्शित नहीं किया है। हमारी आवश्यकता O2 और S8 इन्हीं दोनों से होती है। अपने सिलेबस में जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन और S8। अब इस 16 नंबर वर्ग के जो तत्व हैं उस पर आप परमाणु त्रिज्या से लेकर के उनके अन्य गुणों पर हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या। पिछले भी वर्ग में हमने आपको इस फिगर के माध्यम से समझाया था, आज फिर इस फिगर को हमने यहाँ पर बनाया है। आप देखें,
ऊपर से नीचे की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं, एक एक करके इसमें कक्षाओं की संख्या, ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती है, तो इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसके आकार साइज बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे ऑक्सीजन से पोलोनियम तक हम जब जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या, अणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि इसमें एक एक करके कक्षाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है आयनन एंथैल्पी। जैसे पिछले वर्ग में आपने देखा था कि वो नाइट्रोजन परिवार की आयनन एंथैल्पी बहुत ही उच्च थी, और यहाँ पर उसकी तुलनात्मक रूप से देखेंगे बहुत कम होती है। इसका कारण क्या है? वहां वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का विरोध कर रहे थे, यहाँ देखिए इसका P4 विन्यास है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो फुलफिल यानी पूरा भरा भी नहीं है, आधा भरा भी नहीं है, आधे से एक अधिक है, मतलब 4 है, 3 से 1 ज्यादा है। तो ये तत्व क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से त्याग देते हैं, बहुत ही कम ऊर्जा में त्यागते हैं, क्योंकि त्यागने के बाद उनका विन्यास P3 हो जाता है। ये P3 कैसा है आप पहले जानते हो, हाफ फील्ड है, स्थायी है। तो ये ऑक्सीजन परिवार निम्न आयनन एंथैल्पी प्रदर्शित करता है, इसका मतलब बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने से त्याग देगा। अब अगर इसकी वर्ग में आप देखेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन से लेकर के पोलोनियम तक इसकी आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो उसको नाभिक से आकर्षण कम होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। विद्युत ऋणात्मकता, इन सभी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, क्योंकि इनके साइज तुलनात्मक छोटे होते हैं। लेकिन आप देखेंगे ऊपर ऑक्सीजन है तो उसका साइज बहुत छोटा है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, और जैसे ऊपर से नीचे 1 by 1 हम नीचे बढ़ेंगे, उसका धीरे धीरे आकार बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी। छोटे आकार वाले की, छोटे साइज वाले की सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, और विद्युत ऋणात्मकता लास्ट में पोलोनियम सबसे नीचे होगा, उसकी सबसे कम होगी। अब इसी से जुड़ता इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्ध क्या होती? इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब जब कोई भी परमाणु अपने में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है, जोड़ने की प्रवृत्ति रखता है, क्षमता रखता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। तो इसमें आप देखें, चूंकि इनके अभी मैंने कहा इनके साइज छोटे हैं, छोटे साइज होने के कारण जो नाभिक होता है, जैसे बाहरी इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक आता है तो उसको आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर देता है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक होगी। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि इनकी ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। अब हम धात्विक गुण पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, विद्युत ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। जब विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तब विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। इसीलिए पहले मैंने बताया था, पहले वाले ऊपर वाले आधार होते हैं, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं उनमें धात्विक गुण बढ़ता है। इसी तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि चालकता की जब हम इसमें बात करेंगे तो आप पाएंगे कि चालकता ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है। अब ऑक्सीजन परिवार के सामान्य गुणों में अगला पॉइंट अपरूपता। इस वर्ग के सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। संकरण का गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मतलब श्रृंखला बनाने का लक्षण। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा श्रृंखला बनाने की क्षमता कार्बन में होती है, लेकिन यहाँ आप पाएंगे इस ऑक्सीजन परिवार में भी श्रृंखलन करने की क्षमता है, लेकिन अधिकतम 8 तक, S8, Se8, टेलुरियम 8, अधिकतम 8 परमाणु में श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था -2 से लेकर के +2, +4, +6। इसमें फिर से एक बार हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरफ पहुंच गए हैं। इससे पहले वाले भी नाइट्रोजन परिवार में आपको मैंने समझाया था। यहाँ पर देखें तो सर्किल में +4, +6 हमने इसमें लिख रखा है।
इनर्ट पेयर इफेक्ट जो इसमें s और s कोष में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन निकलने का विरोध करता है, इसीलिए जो इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 वो अधिक स्थायी है और जो बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कम स्थायी, यानी +4 अवस्था में अधिक स्थायित्व रहेगा। हाइड्राइड H2E टाइप के हाइड्राइड बनते हैं, वो सभी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ऑक्सीजन बनाएगा हाइड्रोजन H2O, ये द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। जैसे आपको पता है 11 से आप जानते हैं H2O द्रव क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इसलिए ये द्रव अवस्था में, बाकी सभी गैस अवस्था में है। साथ ही साथ इसमें चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक भी अन्य सभी हाइड्राइडों से उच्च होंगे। ऑक्साइड पे आप आइए, ऑक्साइड सभी EO2 डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड तरीके के बनेंगे, ये भी सभी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हैलाइड्स पर नजर डालें आप, ऑक्सीजन तो हैलाइड नहीं बनाता है और अन्य सभी EX2, EX4, EX6 टाइप के हाइलाइट बनाते हैं। अब अंतिम इसका आज का पॉइंट हम देखते हैं, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ठीक वही सारे पॉइंट आएंगे जो नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार में हमने आपको बताए थे, छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनिक एंथैल्पी और डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। लेकिन यहाँ पर उनके हम गुणों को थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देखिए ऑक्सीजन द्विपरमाणु का है, लेकिन बाकी सभी जो तत्व होते हैं वो उनकी जो आणविक अवस्था होती है 8 होती है, S8, Se8, Te8। देखिए ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, बाकी सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये 4 से ज्यादा संयोजकता नहीं प्रदर्शित करता है और बाकी सभी 4 से ज्यादा भी प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको 11th में बताया था मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि इसमें 2 एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो अनुचुंबकीय है, बाकी अनुचुंबकीय नहीं होते हैं। और इसका हाइड्राइड अभी जिससे मैंने चर्चा की थी H2O, इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार हैं। इस प्रकार से इसका जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर पूरा हो जाता है। आप इस परिवार के जो यौगिकों का अध्ययन होगा वो अगले वाले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे।